हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कपिल सिक्का। आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म। अभी अभी आपने देखा होगा इससे 2022 का मेंस का पेपर आ चुका है। पेपर प्राइमा फेसी स्टूडेंट्स को टफ लग रहा था, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आने लगे कि सर अगर इस तरह का पेपर आएगा, मतलब जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये चिंता हो गई कि इस तरह का पेपर अगर आएगा तो 2023 में कैसे प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो आज पूछे गए हैं इसके सोर्सेज क्या हैं, और सोर्सेज तो चलिए समझ में आ भी जाएंगे, लेकिन इनको लिखेंगे कैसे, क्योंकि अगर हम सोर्सेज समझ भी लें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि इनको लिखेंगे कैसे। तो इसी बारे में आज चर्चा करेंगे, जानेंगे एक एक क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्या उसके पीछे का रीज़न है और कैसे उस क्वेश्चन को आपको इंटरप्रेट करना है। मेरा नाम कपिल सिक्का है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है ऐसे 250 मार्क्स का पेपर होता है, 8 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4, आपको दोनों सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन पिक करना होता है। पहले सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, फिर चलेंगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन कहता है फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। फॉरेस्ट जो है वो बेस्ट केस स्टडी है इकोनॉमिक एक्सीलेंस की। देखिए, जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं सोशल मीडिया, जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, अर्थ, तो ऐसे क्वेश्चन एक ना एक हर साल आ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसी तरह से एक्सपेक्टेड लाइन पर था ये क्वेश्चन। बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, बार बार एनवायरनमेंट की बात होती है, तो ऐसे में एक क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे यूपीएससी पूछ सकती है और पूछा है। तो बहुत करंट बेस्ड टॉपिक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे समझना नहीं है, हमें बस ये समझना ही कह रहा है कि फॉरेस्ट जो हैं वो बेस्ट केस स्टडीज़ हैं इकोनॉमिक एक्सीलेंस की। मतलब यहाँ पे आपको फॉरेस्ट के बारे में बात करनी है, फॉरेस्ट से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बात करनी है, किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन फॉरेस्ट के साथ साथ हुआ है। आपको आगे ये भी बताना होगा फॉरेस्ट कैसे नेसेसरी हैं, कैसे कम होते जा रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे अप्रोच पे ये क्वेश्चन आपको 1250 वर्ड्स में, 1200 प्लस वर्ड्स में लिखना था। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आया था, पोइट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। कहा जाता है कवि जो हैं उनको ये स्टेटस नहीं मिलता है, लेकिन वो एक तरह से लॉ मेकिंग में बड़ी हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, बहुत स्पेसिफिक नॉलेज आपको होनी चाहिए विद रिगार्ड टू सर्टेन पोइट्स। क्लास 10 तक अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपने क्लास 10 तक हिंदी पढ़ी होगी। अगर आप साउथ इंडिया से तो क्लास 10 तक आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज के पोइट्स ज़रूर पढ़े होंगे। अब ये जो पोइट्स हैं, आपने देखा कि किस तरह से एक सोशल चेंज की बात करते हैं। अगर आपको वो पोइट्स याद हैं तो आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए, एस्से में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हम टॉपिक्स चूज़ कर रहे होते हैं, हमें ये ध्यान में रखना होता है कि क्या हमारे पास एडिक्वेट कंटेंट है उन टॉपिक्स को लेके। जैसे अगर मुझे टॉपिक अटेम्प्ट करना था तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए था कि क्या मेरे पास ऐसी लिस्ट है उन पोइट्स की जिन्होंने वाकई में इस तरह की बातें की हैं। जैसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता या एक उनकी कुछ पंक्तियाँ आ जाती हैं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। मतलब ये इसके पीछे की बात क्या आती है। देखिए, हर पोइट की, हर कविता के पीछे की कोई कहानी होती है। ये उन्होंने कविता लिखी थी 1950 से 55 के बीच में, कि ये तो कहा कि चलिए हम आज़ाद हो गए, हमें एक फ्रीडम मिल गई, लेकिन समर, ये जो युद्ध है अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब ये युद्ध किसके बीच में है? युद्ध है गरीबी के साथ, युद्ध है लोगों को अच्छी अच्छी सर्विसेज देने के लिए। तो यही उन्होंने कहा उस समय सरकार से कि आपको लगता होगा कि आपने अगर देश आज़ाद करा लिया, इंडिपेंडेंस मिल गई, तो आपने युद्ध जीत लिया, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। और यहीं से गवर्नमेंट को एक आभास हुआ कि क्या क्या सोसाइटी की सोशल प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या सोसाइटी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, और उसी पे गवर्नमेंट ने अपने लॉ मेकिंग को आगे बढ़ाया। तो हमें, हाँ, ऐसे टॉपिक में हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्या हमारे पास एडिक्वेट कंटेंट है, क्योंकि इसमें ना आप इधर उधर की बात नहीं कर सकते। आपको उन पोइट्स की, उन कवियों के बारे में कहना होगा। जैसे कबीरदास जी की अगर हम बात करें, कबीर के बहुत सारे दोहे हैं, अगर आपको 2-4 भी याद आएँ तो आप इनके थ्रू, इन दोहों के थ्रू इस बात को लिख सकते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ना मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए। यहाँ बात आती है कंज्यूमरिज्म की। एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम आ रही है कंज्यूमरिज्म की। हर कोई मेटलिस्टिक होता जा रहा है, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करना चाहता है। गांधी की बात आ जाती है कि आप इस कंज्यूमरिज्म कल्चर की वजह से ग्रीडी होते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ग्रीड से करप्शन की, सोशल करप्शन, इकोनॉमिक करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन। तो कैसे, आप ये देखिए कि जो पोइट्स हैं ये अपनी बातों से सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं, अपनी पंक्तियों से।
चंद पंक्तियों से 3-4 उन्होंने लाइंस लिखे, कपलेट्स लिखे, उससे बताया कि देखो सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जैसे हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो वो पॉलिटिकल व्यंग बहुत लिखते हैं, तो उन्होंने अपने व्यंग के तहत कई बार ये बात बताया है कि सरकारें जो हैं वो निरंकुश हो जाती हैं ना, वो अब वो लोगों के राइट्स छीनने लग जाती हैं। तो वो एक ऐसे कवि थे जो टाइम टाइम पे सरकार को उनके रूल ऑफ लॉ की बात बताते रहते थे। तो आपने किस तरह से एक कवि के बारे में भी लिख दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ की बात भी लिख दी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेड सरकार की सुप्रीमेसी की बात भी कर दी। और उसी की वजह से गवर्नमेंट्स को लगा कि नहीं, हमें निरंकुश नहीं होना है, हमें ओवर पावर नहीं करना है लोगों के राइट्स को, हमारी गवर्नेंस जो है वो लिमिटेड गवर्नेंस होनी चाहिए। तो इस तरह से इसी तरह से एक काफ़ी फेमस कवित्री रही हैं अमृता प्रीतम, जो कि उस समय के समाज की बात करती हैं जहाँ पे मेल और फीमेल, मतलब फीमेल जो है वो डिसएम्पावर्ड हैं, उन्हें राइट्स नहीं मिल रहे हैं, वो काफ़ी पीछे रहती जा रही हैं, या फिर जो मेन हैं वो उनको आगे नहीं आने दे रहे। तो वो यही कहती है कि व्हेन अ मैन डिनाइज द पावर ऑफ वुमेन ही इज़ डिनाइंग हिज ओन सबकॉन्शियस। उन्होंने भी अपनी हिंदी में कविताओं के थ्रू ये बातें लिखी हैं कि किस तरह से हमने एक ऐसा समाज, एक ऐसा सोसाइटी बनाई है जिसमें वुमेन का डिसएम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा शोषण है, वुमेन के साथ, वुमेन जो है एम्पावर नहीं हो पा रही है, वुमेन को राइट्स नहीं मिल रहे हैं, वुमेन को राइट्स डिनाई किए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने इन कविताओं के थ्रू लिखी है। अब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस तरह के टॉपिक्स तभी उठाने चाहिए जब आपके पास इस तरह के 8 से 9 कवि हों। अगर आप या तो 8 से 9 आपके पास पंक्तियाँ हों, मतलब कपलेट्स हों, ठीक है, कविताएं हों, या 8 से 9 आपके पास पोइट्स हों, तो आप अकॉर्डिंगली इसको लिख सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा स्पेसिफिक था। पहला वाला देखिए बहुत जीएस से रिलेटेड था, दूसरा बहुत स्पेसिफिक एस्से था। तीसरे टॉपिक की बात करें तो हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। अब यहां पे देखिए फिलॉसफी ऑप्शनल वालों को एजा जाता है, प्योर फिलॉसफी का टॉपिक है। ये कहता है कि रेनेसां आया, साइंटिफिक इवोल्यूशन हुआ, साइंस आया, इंसान ने नेचर को छोड़ दिया, इंसान जो है मेटलिस्टिक होने लगा, मैकेनाइज होने लगा, मशीन के अकॉर्डिंग काम करने लगा। फिर 18th सेंचुरी में आपके विलियम वर्ड्सवर्थ आए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिसिज्म की बात की। उन्होंने कहा कि देखो, साइंस अपनी जगह है लेकिन नेचर को भी साथ में लेके चलना है। तो ये वही पूरी डिबेट है जिसमें आपको साइंस को और नेचर को साथ साथ लेके चलना है। बाद में रोमांटिसिज्म जो है वो कम होने लग गया, फिर साइंस ऊपर आ गया, इवॉल्व हो गया, और आज हम फिर वही देखते हैं कि हम नेचर को एज आ मीन्स यूज़ करते हैं, है ना। हम क्या कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये जो नेचर है, ये मीन्स है, हमें अपने पर्सनल एजेंडास को एंड समझ के उनको अचीव करना है। जबकि रोमांटिसिज्म क्या कहता है कि नेचर एंड इन इटसेल्फ है, यानी नेचर के हिसाब से जियो, नेचर को अपने हिसाब से मत फोर्स करो जीने के लिए, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरी की पूरी जो डिबेट है नेचर वर्सेस साइंस की, तो ये भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंटलिज्म वाली डिबेट्स आ जाती हैं इसमें, फिर वही रोमांटिसिज्म वाली डिबेट्स आ जाती हैं इसमें, ह्यूमनिस्टिक डिबेट्स आ जाती हैं कि कैसे आपको नेचर के अकॉर्डिंग एक सस्टेनेबल मैन की लाइफ जो है, सस्टेनेबल ह्यूमन की लाइफ जो है वो जीनी है। तो यहाँ पे फिर वो एज आ जाता है फिलॉसफी वाले ऑप्शनल वाले बच्चों को, ठीक है। तो एक आध टॉपिक तो हर साल किसी ना किसी को मिल जाता है, कभी पॉल साइंस वालों को मिल जाता है, कभी सोशियोलॉजी वालों को मिल जाता है। इस बार एक टॉपिक जीएस पे सबको मिल गया, टॉपिक 1, और टॉपिक 3 हमने क्या देखा, फिलॉसफी ऑप्शनल वालों को मिल गया। कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास हैं टॉपिक्स। सेक्शन ए टॉपिक 4, मैं होता तो ये लिखता, क्यों, शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर, ठीक है। थियोडोर रूजवेल्ट कहते थे कि अगर कोई वॉरशिप हार्बर में, ठीक है, तट पे खड़ा रहेगा तो उसमें जंग लग जाएगी, इसलिए वो हमेशा वॉर की बात करते हैं। कहते थे वॉर होती रहनी चाहिए, इससे हमारे शिप जो हैं वो समय समय पे रिवैम्प होते रहे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आते रहे और हमारे शिप यूज़ होते रहे, नहीं तो पड़े पड़े उनमें जंग लग जाएगी। यही बात आ जाती है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे आप कोई बैटल नहीं जीत पाओगे, क्योंकि किनारे पे तो सब जीत जाते हैं, असली वॉर तो सी में जाके होती है, असली वॉर तो आपको सी में आने वाली प्रॉब्लम्स के थ्रू जीतनी पड़ती है, वहाँ पे आने वाले सिचुएशंस के थ्रू जीतनी पड़ती है, सर्कमस्टांसेस के थ्रू जीतनी पड़ती है। तो यही है कि जब तक, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये टॉपिक ना बड़ा मेटाफोरिकल है, इसका शिप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। शिप एक मेटाफर है, किसका, एक ह्यूमन लाइफ का, कि आप क्या करते हैं, हमेशा कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं और कंफर्ट जोन में बैठ के जीतना चाहते हैं। तो कंफर्ट जोन में बैठे बैठे क्या होगा, आप पे जंग लग जाएगी, आप सड़ जाएंगे, ठीक है। तो जब सी में जाते हैं तब ग्रेटेस्ट रिस्क फेस करते हैं, यानी जो भी आपने अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव को बनाए हैं,
जब आप उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, जब आप युद्ध में उतरते हैं, जब आप यूपीएससी ले लीजिए ना, घर बैठे बैठे पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ यूट्यूब देख देख के पढ़ाई नहीं होगी, आपको एक्चुअली में अपने आप को उस तरह से कैपेबल बनाना पड़ेगा, या फिर आपको भी युद्ध में आना पड़ेगा, और तभी आप जो हैं वो विक्ट्री ले पाएंगे। तो एग्जैक्टली यही है कि इस तरह से आप ये समझेंगे, या इसको आप इस तरह से समझाएंगे कि एक मेटाफर है ह्यूमन का, कि ह्यूमन जब जब कंफर्ट जोन में रहा है उसने कुछ नहीं किया, और जैसे ही वो एक एक्टिव जोन में आया, ठीक है, उसने डिसाइड कर लिया, अपने आप को डेडिकेट कर दिया, तो फिर वो क्या हुआ, वो विक्टोरियस हुआ है। जैसे मुझे बात करते करते मैडम क्यूरी याद आई, कि मैडम क्यूरी अगर कैंसर होने के डर से रिसर्च में नहीं जाती, ठीक है, वो कैंसर रिसर्च नहीं करती, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की रिसर्च नहीं करती, तो हमें वो कभी टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती जो आज हम रेडियो आइसोटोप्स में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये समझिए कि उस शिप ने किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस किया, अपने आप को उन्होंने युद्ध स्तर पे तैयार किया, वॉर के लिए तैयार किया, एंड अल्टीमेटली वो पूरे ह्यूमन काइंड के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर गई, एक टेक्नोलॉजी दे गई जो आगे आने वाले बहुत सारी जनरेशन्स और सेंचुरीज यूज़ कर रही है। तो अब यहाँ पे देखिए, हर एस्से में ना इस तरह के जो एस्सेज हैं बहुत एथिक्स जैसे हैं, तो ऐसे एस्सेज में ना एक तो इंटरप्रिटेशन करिए, फिर इंटरप्रिटेशन में एग्जाम्पल्स डालिए, और एक वैल्यू प्रोमाइज भी बाइंड कर लीजिए। अच्छा, इसमें किन वैल्यूज़ की मैं बात करूंगा या करूंगी, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या, करेज, डेडिकेशन, परसिवरेंस, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कि अब आपको ये भी बताना होगा, भाई वो शिप जो पानी में उतरना नहीं चाहता, किनारे बैठा रहता है, जैसे इसको हम हरिवंश राय बच्चन के, मतलब इसको हम एक कपलेट से भी बात कर सकते हैं कि किनारे पे बैठ के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस तरह से भी हम इस एस्से को शुरू कर सकते हैं, और ये हमारा एक फाइनल कंक्लूजन भी बन सकता है। जब हम सारी बात कर देंगे, हम लास्ट में ये बताएंगे कि कैसे हमें करेज होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, कैसे हमें परसिवरेंस होना चाहिए, और फिर अपनी बात को ख़त्म कर देंगे कह के कि किनारे पे बैठ के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस तरह से देखिए, बहुत ईजी हो गया टॉपिक, देखने में टफ लग रहा था, एक बार समझ में आया। देखिए यही है एस्से के साथ, आजकल के एस्से टफ नहीं है, बस कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए, और एक बार आपने राइट इंटरप्रिटेशन कर लिया और आपने अपने एथिक्स को यूज़ कर लिया, वैल्यूज़ को यूज़ कर लिया, तो आपके लिए एस्से बड़ा ईजी हो जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, कि टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन सन इज़ शाइनिंग। ठीक है, जे जॉन एफ कैनेडी की ये एक कोटेशन है, वो ये कहते हैं कि समय के हिसाब से ही एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, इट्स रेनिंग, एंड आप क्या कर रहे हैं, अपनी रूफ रिपेयर कर रहे हैं। आप घर में, बारिश का सीज़न है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, वो रोड जो है किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, पैसा वेस्ट होगा। सो अल्टीमेटली टाइम, जब जिस समय का, जिस चीज़ का टाइम आए, उपयुक्त हो, तभी आपको वो काम करना चाहिए। तो राइट टाइम, और या फिर कह सकते हैं राइट एक्शन एट राइट टाइम विल ब्रिंग द राइट रिजल्ट्स, यही यहाँ पे है, यही इंटरप्रिटेशन है। इसी तरह से एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, और प्रिस्क्रिप्शन क्या, कौन कौन सी वैल्यूज़ की मैं बात करूँगा। यहाँ पे वैल्यू प्रीमाइस रहेगा विजडम, यहाँ पे वैल्यू प्रीमाइस रहेगा इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसके लिए मुझे, आप कहेंगे सर एग्जाम्पल नहीं दिया, एक एग्जाम्पल याद आया आपसे बात करते करते, कि जब ईस्ट पाकिस्तान में क्राइसिस चल रही थी, है ना, बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी, लोग भाग भाग के माइग्रेट होके आसाम और मेघालय आ रहे थे। उस समय इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ जी को बुलाया, ठीक है, तो मैडम इंदिरा गांधी सैम मानेकशॉ से कहती हैं 1971 की अप्रैल या मई में कि ये सही समय काम करते हैं, चलते हैं और ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, अपनी जो वॉर की टुकड़ियां हैं, अपनी जो सेना है, आर्मी है, उसको रेडी करते हैं और जाके अटैक कर देते हैं। अब देखिए, जब हम बांग्लादेश की टोपोग्राफी की बात करेंगे या फिर ईस्ट पाकिस्तान की टोपोग्राफी, ज्योग्राफी की बात करेंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैनाल्स और रिवर्स हैं, और बारिश के टाइम पे जो रेनी सीज़न होता है, यानी जो जून से लेके नवंबर तक का टाइम होता है, वो बहुत ही अनसस्टेनेबल होता था। अब आज भी होता है, पर ठीक है, आज तो रोड्स पक्का हो गई हैं। उस समय हर जितनी रिवर्स थी वो ओवरफ्लो रहती थी, कैनाल जो है ओवरफ्लो रहते थे, तो इसकी वजह से जो रोड के एक्सेस हैं वो बहुत ख़राब होते थे या हो नहीं पाते थे, रोड्स जो हैं वो यूज़ नहीं हो पाती थी। तो ऐसे में सैम मानेकशॉ ने क्या कहा कि नहीं मैडम, ये सही समय नहीं है, वॉर तब होगी जब बारिशें ख़त्म होंगी और जब विंटर स्टार्ट होंगी। और हमने 1 और 2 दिसंबर के आसपास, शायद 4 दिसंबर को अटैक किया, और 16 दिसंबर को तो हमने विजय दिवस भी मना लिया, और ईस्ट पाकिस्तान को हमने लिबरेट करा दिया, बांग्लादेश बना दिया। तो क्या किया, टाइम टू रिपेयर रूफ इज व्हेन सन इज शाइनिंग, सही समय पे सही मार। ठीक है, तो तभी कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, वही है एग्जैक्टली। ठीक है, सो अल्टीमेटली कि सही टाइम पे
सही आपको जो एक्शन लोगे वो सही रिजल्ट्स लेके आएगा, नहीं तो आपके सारे एक्शंस जो हैं वेन में चले जाएंगे। और ये एक्शंस कब सही समय पे लेंगे ये हमें हमारा विजडम बताएगा, ये हमें इमोशनल इंटेलिजेंस बताएगा, ये हमारा इंटेलेक्ट बताएगा, ये हमें हमारी नॉलेज बताएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ में आप लिखोगे और इससे आपको अच्छे मार्क्स तो मिलेंगे, है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह की बातें करके आओगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बहुत इनोवेटिव हो जाते हैं ऐसे ऐसे, पता है, बहुत यूनिक हो जाते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स अगर डालें, इस तरह की कपलेट्स डालें हिंदी की। अगर आप चलिए हिंदी नहीं बोल पाते या अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं बट उसको एक्सप्लेन कर दीजिए नीचे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो एस्से है, जो आंसर है, वो औरों से बेटर होगा और ऑब्वियसली बात है कि मार्क्स तो फिर अच्छे आएंगे ही आएंगे। अब जैसे सेक्शन बी का टॉपिक है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक बार एक रिवर में एक माइंडसेट से, एक प्रिपरेशन से गए, ठीक है। ये इक्लेडिटस का स्टेटमेंट है। अब वो कहते हैं कि आप एक बार एक रिवर में उतरे, रिवर ने अगली बार अपना कोर्स चेंज कर लिया, रिवर में पानी बढ़ गया, पानी कम हो गया, तो रिवर अपनी जो फॉर्म है वो चेंज करती रहती है। यानी आपने एक गलती जो दोहराई है या फिर एक बार जो आपने अपना प्रैक्टिस की है, उसी प्रैक्टिस से आप दोबारा से उस रिवर में नहीं उतरेंगे, आपको फिर से रिफ्रेश करनी पड़ेगी वो प्रैक्टिस, या अगर आपने जो गलती दोहराई है उस गलती को आपको ठीक करना पड़ेगा। यानी एक गलती को 2 बार करोगे, ठीक है, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। या फिर एक ही प्रिपरेशन से आप बार बार उसी टास्क को करते रहोगे, या फिर उस, क्योंकि टास्क चेंज हो रहा है, देखो रिवर का कोर्स चेंज हो गया, रिवर का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उसका पानी का लेवल चेंज हो सकता है, उसमें कुछ और चेंजेस आ सकते हैं, तो आपको हर बार एक फ्रेश प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे बात आ रही है फिर से एटीट्यूड की। ये टॉपिक बात करता है एटीट्यूड की, यानी आपके अंदर अडेप्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। और इसी तरह से यहाँ पे आप एप्टीट्यूड के बारे में भी लिखोगे कि कैसे राइट एप्टीट्यूड आपको राइट एटीट्यूड लेके आता है। तो नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच आ जाएगी, रिपीटिंग द मिस्टेक नहीं करना है। अब यहाँ पे कैसे होगा, फिर से इमोशनल इंटेलिजेंस, विजडम, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड जैसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, वैल्यू प्रीमाइज को यूज करेंगे। वैल्यू प्रीमाइज क्यों यूज करते हैं, बार बार बता रहा हूं मैं, कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि क्या किया जा सकता है, ऐसे सिनेरियो में क्या किया जा सकता है। अब एक और टॉपिक आया कि स्माइल इज अ चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज। ये जिनका कोटेशन है वो डार्क फिलोसफर थे, है ना। वो कहते हैं कि जब हमें अपने किसी ड्यूटी से बचना होता है तो हंस के निकल देते हैं, मतलब हंस के निकल जाते हैं। तो एम्बिग्यूटी है, सिनेरियो है, आपको एक्शन नहीं लेना, आप मुस्कुराए और चले गए। लेकिन ऑन दी अदर साइड देखिए यहाँ पे क्या कहा है, स्माइल एक व्हीकल है। अभी डिपेंड करेगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स वर्ड की स्माइल करके भी सुलझा दी गई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्माइल करके टाल दी गई। तो ये दोनों पे यहाँ पे फोकस करना है, क्योंकि देखिए ऐसे 1250 वर्ड्स में लिखना है। अब ये कहने को एक साइडेड है, ये कह रहा है कि स्माइल करके आप अपनी परेशानियों को टाल देते हैं। आप क्योंकि सॉल्व नहीं कर पाते, आप हंस के निकल जाते हैं, तो फिर आपने क्या किया, प्रॉब्लम को टाल दिया। लेकिन नहीं, क्योंकि वो 1250 है तो हमें दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी, मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बताना है कि स्माइल जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी है और वही स्माइल वो प्रॉब्लम इवेडिंग अप्रोच भी। अब ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पे आपने स्माइल दी, ठीक है। आपको बचना था तो स्माइल दी, या फिर आपको प्रॉब्लम को बहुत कामली हैंडल करना था तो स्माइल दी, तो डिपेंड करता है। तो स्माइल क्या, एस्केपिस्ट टेंडेंसी भी है, लेकिन वहीं पे स्माइल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाती है। तो यहाँ पे भी बात आ जाती है। अब एथिक्स की अगर मैं वैल्यू प्रीमाइज की बात करूँ तो एटीट्यूड एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यहाँ पे हो जाता है। विद राइट एटीट्यूड कम्स दी राइट डायरेक्शन, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। जस्ट बिकॉज यू हैव चॉइस डज नॉट मीन्स दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। मैं होता तो यही चूज करता है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है चॉइस की, ठीक है। अब चॉइस सबके पास है, अब राइट चॉइस वर्सेस रॉन्ग चॉइस, ठीक है। देन आपने कौन से समय पे क्या चॉइस लिया, उस चॉइस के क्या रिपरकशंस हुए, ठीक है। तो ये सारी बातें कैसे पता चलती हैं, फिर वही वैल्यूज। ये ना बहुत एथिक्स वाला टॉपिक, एकदम प्योर एथिक्स वाला, कि चॉइस तो सबके पास आती है, ठीक है, लेकिन राइट चॉइस को राइट टाइम पे लेना ही अल्टीमेटली एक्शन को जस्टिफाई करता है, ठीक है। चॉइस तो हिटलर के पास भी आई, ठीक है। चॉइस जो है रशिया के पास भी आ गई कि यूक्रेन वीक है, अटैक कर देते हैं। लेकिन क्या हमेशा चॉइस जो है, जस्ट बिकॉज आपके पास चॉइस ही यही थी, आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास तो यही चॉइस थी। अब मैं एग्जाम फेल हो रहा था, जैसे हमने किसी की बात की, कोई भी एस्पिरेंट है एग्जाम में, वो फेल होने वाला है, उसका लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो कहेगा मेरे पास तो यही चॉइस थी, तो मैंने मुन्ना भाई स्टाइल में चीटिंग कर ली, है ना। तो आई रिजॉर्टेड टू द चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। तो ये चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है। आप इवेड कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आप इवेड कर रहे हैं, या फिर आप अपनी इनकैपेसिटी को
चॉइस पे डाल रहे हैं। भाई आप खुद में सक्षम नहीं हो, इसलिए आप कह देते हो जी मेरे पास तो विकल्प ही नहीं था। आप विकल्पहीन इसलिए नहीं थे क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं था। आप विकल्पहीन इसलिए थे क्योंकि आप ठीक से तैयार नहीं थे। आप विकल्पहीन इसलिए थे, चॉइस आपके पास इसलिए नहीं थी क्योंकि आपने और ऑप्शंस को सर्च करने की या इवैल्यूएट करने का आप में एटीट्यूड नहीं था। यानी आपकी लाइफ में फिर से एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे सर फिर से एथिक्स आ गया। बिल्कुल। अब ये देखिए एथिक्स का यही तो ब्यूटी है। एथिक्स के 250 मार्क्स किस तरह से एस्से के 250 मार्क्स भी आपको दिलवा सकते हैं, यही ब्यूटी है एथिक्स की। तो एथिक्स की वही वैल्यूज, वही प्रेमाइज यूज करेंगे, फिर से एटीट्यूड की बात करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, फिर से बात करेंगे विजडम की और राइट एक्शंस, राइट डायरेक्शंस की। तो इस तरह से देखिए टॉपिक बहुत इजी हो गया। अब क्विकली देखिए, मैंने वीडियो इसलिए बनाया इतनी जल्दी, इतने कम टाइम में। अभी तो पेपर आया ही था मेरे पास, 1 घंटा भी नहीं हुआ था, तो मैंने इसलिए बनाया। मैंने कहा एटलीस्ट पता चल जाए क्या है, मतलब डरो नहीं। बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं बार बार कि सर डर लग रहा है। डरना नहीं है, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने कितना आसान कर दिया। अब हाँ, आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स डालने हैं इसमें। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने ऊपर से थोड़ी थोड़ी बातें बता दी, लिखना 1250 वर्ड्स है। मैंने आपको दिशा और दर्शन दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें अच्छे एग्जाम्पल्स डालने हैं, अच्छी वैल्यूज़ डालनी है और अकॉर्डिंगली आपको इसको एस्से को लिखना है। बाकी हम आएंगे पूरे डिटेल्ड डिस्कशन के साथ, जल्द ही आएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2023 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एस्से का मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम फिलोसफिकल एस्सेस पे प्रॉपर फोकस करके विद ऑल एग्जाम्पल्स, जिसमें 5 टेस्ट भी हैं, मॉडल आंसर्स भी हैं, ये आपको अवेलेबल मिल रहा है, अभी ऑनलाइन में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको ओनली इसकी वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। पूरा इन डेप्थ प्रोग्राम है, इसमें सारे फिलोसफिकल एस्सेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मतलब बहुत अलग अलग तरह के फिलोसफिकल एस्सेस को डिस्कस किया है, जिसमें अलग अलग आपको वैल्यूज़ बताए हैं, सॉल्यूशंस बताए हैं और अकॉर्डिंगली आप इसको मतलब इसको परचेज कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन 2023 की एनहांस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कभी ऐसे ही किसी सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।